पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद न्यू सोच रिहैब सेंटर इस्लामाबाद, जहां नशे के आदी मर्दों खवातीन का इलाज खेल ही खेल में किया जाता है और 50% रियायत के साथ। बहुत ही मुनासिब चार्जेस रखे हुए, उसी मुनासिब चार्जेस में हम उनको मेडिकेशन, एकोमोडेशन, डॉक्टर, खाना पीना सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपको लेकर आया हूं न्यू सोच रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर इस्लामाबाद, जहां खेल ही खेल में नशे के आदी मरीजों का इलाज किया जाता है। यहां पर जिम है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स है और साथ साथ इलाज भी खूब किया जाता है। न सिर्फ मर्दों बल्कि खवातीन का भी इलाज किया जाता है और जो भी मरीज यहाँ पर आते हैं उनका नाम सीखा राज में रखा जाता है। ये कितना खुश आता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है और इस लग्जरी इन्वायरमेंट में इलाज कैसे होता है, आइए जानते हैं। अशफाक साहब, लगता ही नहीं है कि ये कोई रिहैब सेंटर है, ये तो कोई 5 स्टार होटल लग रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही एक बहुत अच्छा माहौल हम दे रहे पेशेंट को, ओपन माहौल दे रहे, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं उनको, ताकि वो जहनी तौर पे पुरसकून रहे। कितना ज़रूरी होता है एक अच्छा लग्जरी इन्वायरमेंट देना पेशेंट के लिए? ये तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट्स को एक जेल नुमा कमरे में बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है पेशेंट्स के साथ। तो यहाँ न्यू सोच रिहैब सेंटर में पेशेंट्स को हम एक बहुत अच्छा ओपन माहौल दे रहे, उनको जिम सर्विस दिए जाते हैं, इंडोर्स गेम खिलवाए जाते हैं, आउटडोर गेम खिलवाए जाते हैं। तो एक यहाँ पे बहुत ही वसी ओपन माहौल है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इलाज के अलावा आप पेशेंट्स को? इलाज के अलावा यहाँ पे पेशेंट को हम ये फैसिलिटी दे रहे कि इंडोर्स गेम करवा रहे, आउटडोर्स गेम करवा रहे, जिम हो गया, जिम करवा रहे, बाकायदा अपना इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है इस चीज़ के लिए। तो वो पेशेंट्स को ना एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, जो कि पेशेंट्स के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि रूम्स बड़े आपके लग्जरी हैं, जिम वगैरह भी है, गेम्स भी हैं, बड़ा कुशादा सा किचन है। इसका मतलब है ये मेस वगैरह, खाना वगैरह भी यहीं बनता है? जी बिल्कुल, पेशेंट्स के लिए यहाँ पे खाना बनता है, बाकायदा हमने अपने शेफ़ रखे हुए। अच्छा, हाइजेनिक बनता है? हाइजेनिक बनता है। तो यहाँ पे उनको नाश्ता, 2 टाइम का खाना और बहुत हाइजेनिक तरीके से बनाए जाते हैं और पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्या नशे के आदी जो पेशेंट्स होते हैं उनका खाना भी हमारे जैसे ही होता है, आम लोगों की तरह, या डाइट प्लान मुख्तलिफ होता है? एक्चुअली कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका डाइट प्लान मुख्तलिफ होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका कोई मसला ना हो सेहत के हवाले से, तो उनका खाना हमारे जैसा सेम ही होते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा खाना हो, हाइजेनिक खाना हो, तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि अच्छा होता है सेहत के लिए। तो कब से हैं आप? चलते हैं आगे, रूम में भी देखते हैं कि वहाँ कैसा माहौल है। तो कब से यहाँ काम कर रहे हैं और कितने पेशेंट्स जो हैं वो अब तक आपके ठीक हो चुके हैं और माशरे में हम किरदार अदा कर रहे हैं? एक्चुअली न्यू सोच रिहैब सेंटर तो गुज़िश्ता 5 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में पाकिस्तान से अलावा बाहर कनाडा, यूके, अमेरिका से भी पेशेंट आते रहते हैं, जो कि ठीक होके वापस चले जाते हैं। उनकी रेफ़र से फिर हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं। बैरून मुल्क से भी आते हैं? बैरून मुल्क से पेशेंट हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फादर्स भी आते हैं? जी, वहाँ से भी आते हैं, फादर्स भी आते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा आते हैं हमारे पास। वो ज़्यादा आते हैं और फिर यहाँ से इलाज करते हैं, फिर वापस जी, यहाँ से कामयाब इलाज करके वापस जाते हैं और उनकी रेफरेंस से फिर हमें और पेशेंट मिलते हैं। सक्सेस रेशो काफ़ी ज़्यादा है? सक्सेस रेशो बिल्कुल 95% हमारा सक्सेस रेशो जा रहे हैं। बड़े कुशादा रूम्स हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़े खुले खुले रूम्स बनाए हुए हैं। तो चार्जेस भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होंगे, पैसे भी तो बहुत लेते होंगे? नहीं, इस तरह है कि हमने बहुत ही मुनासिब चार्जेस रखे हुए और उसी मुनासिब चार्जेस में हम उनको मेडिकेशन, एकोमोडेशन, डॉक्टर, खाना पीना सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें फिजिशियन भी होगा, साइकियाट्रिक भी है, सब ईच एंड एवरीथिंग शामिल होते हैं उसमें। तो कितना वक्त दरकार होता है? एक नशे का आदी पेशेंट कोई आता है, लेट से आज एडमिट हुआ है, कितना वक्त लगेगा उसे बिल्कुल ठीक होते हुए और उसके बाद वो माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकता है? ऐसे है कि नशे के जो मरीज़ होते हैं उनको जो मुकम्मल सेहतयाबी के लिए जो डेज़ चाहिए वो 100 डेज़ हैं। 100 डेज़ में सबसे पहले उनका डिडॉक्स होते हैं। डिडॉक्सिफिकेशन के बाद उन पेशेंट्स को हम शिफ्ट कर देते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, जो उनकी डिफरेंट थेरापी करते हैं, साइकोथेरापी करवाते हैं, डिफरेंट सेशंस होते हैं। तो फिर उनके बाद आलिम दीन होते हैं, जिनको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाए जाते हैं, दर्स कुरान दिए जाते हैं, स्पिरिचुअल थेरापी होती है। मुझे बताएं कि ये नशा आजकल पाकिस्तान में इसका रुझान बड़ा बढ़ता जा रहा है, कौन सा नशा ख़तरनाक है? और वालिदैन की अवेयरनेस के लिए ज़रा ये बताइए
कि आजकल इस्तेमाल कौन सा हो रहा है, ख़तरनाक कौन सा है? एक्चुअली नशे तो सारे ख़तरनाक हैं, जितने भी नशे हैं सारे ख़तरनाक हैं, लेकिन आजकल जो आइस है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। कराची में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वैसे ही कराची में बहुत सारे इस तरह से चल रहा है। ये हर जगह में ओवरऑल पाकिस्तान में सबसे इस्लामाबाद ज़्यादा में KPK में, इस्लामाबाद में, कराची में, ओवरऑल पाकिस्तान में आजकल वोट वहाँ ज़्यादा हो रही है। जी जी रिपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आइस इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि जो आजकल एक्सपायर मेडिसिन है इनमें एक केमिकल्स पाए जाते हैं निफिडरीन के नाम से, उनको कलेक्ट करके और लेबॉर्ट्रीज में ये तैयार किए जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है आजकल। तो इसका इलाज भी होता है इसका आपके पास? बिल्कुल हमारे पास कामयाबी से उनका इलाज किया जाता है। साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट होते हैं लोग नशे के आदी जो होते हैं? जी साइकोलॉजिकली तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इसके हवाले से हमारी मैडम है माहिर नफ्सियात है, तो ये आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। जी मैं यहाँ एज अ डायरेक्टर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। ये हमारा इदारा है न्यू सोच रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर का, और यहाँ जो मेरा रोल है मैं एज अ साइकोथेरेपिस्ट यहाँ काम करती हूँ। जो हमारे ड्रग एडिक्ट पेशेंट जो हमारे साथ एडमिट होते हैं उनके ट्रीटमेंट प्लान में मेरा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मैं उनके साथ परफॉर्म करती हूँ। बहुत सी एक्टिविटीज़ है, ग्रुप काउंसलिंग है, ग्रुप सेशंस में लेती हूँ, इंडिविजुअल सेशंस में उनके लेती हूँ, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स होते हैं जो उनको एक सोशली और इमोशनली उनको मैं ऐसा बनाती हूँ जो आगे इंशाल्लाह वो जब जाएंगे हमसे कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान बनकर अपने ज़िंदगी को सर्वाइव कर सके। ख़वातीन दिन ब दिन जो है ना इस जो है एडिक्शन में आ रही है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एडिक्शंस है। अगर हम औरतों की बात करें ये 30 से 35% रेशो है जो सोसाइटी हमारी सोसाइटी में ये फ़ीमेल्स की मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वो जो आइस हो गया, हैश हो गया, इसकी तरफ ज़्यादा है। लेकिन हम घरेलू औरतों को देखें तो वो ज़्यादा जो है इंजेक्शंस की एडिक्ट हो चुकी है। यानी कि जो घरेलू औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो भी एडिक्टेड हैं? वो बिल्कुल वो इंजेक्शंस की एडिक्ट हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? डिप्रेशन है, कोई और वजह है क्या, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह है क्या? साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है? ठीक है जी, हमारे जो सोसाइटी में है वो एक बहुत ही बड़ा स्टिग्मा है कि जो हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो हम नहीं करवा क्योंकि वो सिर्फ पागल ही करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हर इंसान को ज़रूरी है कि वो करे। अपने वेल बींग को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स को करें। स्टूडेंट्स में जो लड़कियों के जो स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो एक तो जो कंपनी होगी, ग्रुप जिनमें वो उनका उठना बैठना होता है, जो फ्रेंड्स होगी, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा रेशो इसमें आ रहा है। और अगर हम घरेलू ख़वातीन के इंजेक्शंस की बात करें तो वो एक आम सी हेडेक के लिए भी किसी एक आम सी डॉक्टर के पास जाके वो इंजेक्शंस लगवा लेती है तो वो बहुत बेहतर महसूस करती है, जिसकी वजह से वो उसकी एडिक्ट बन जाती है। जिस तरह से अभी आपने तज़किरा किया कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी सोसाइटी में बच्चियाँ हैं, उनकी कल को शादी होनी है, मुस्तकबिल बनना है, तो अगर वो खुदा न खासा इस तरह से कोई ड्रग एडिक्टेड हैं और वो इलाज करवाती हैं तो क्या वो श्योरिटी होती है कि उनके ये सारे मामला से राज में रखा जाए और उसके बाद उन्हें एक नई ज़िंदगी दी जाए, नई सोच दी जाए? हमारे जी हम अपने एथिक्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, कॉन्फिडेंशियल होता है बहुत। ये हमारे इवन कि हम अपने पेशेंट्स की बात अपने उनकी फैमिलीज को भी नहीं बता सकते, क्योंकि जिसकी वजह से वो इस स्टेज तक आ पहुंचती है तो हम वो बातें उनकी फैमिली को डायरेक्ट नहीं बताते। हम ऐसे तरीके से फैमिली काउंसलिंग करते हैं जिसमें दोनों तरफ से बैलेंस बरकरार रहे और दोनों को एक कंफर्टेबल माहौल मुहैया हो, जिसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से। फैमिली काउंसलिंग भी होती है? फैमिली काउंसलिंग रेगुलर होती है। आप देखने वाली ख़वातीन को भी अगर इस तरह का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता, या कोई करीब में कोई नशे के आदी हैं, तो आपसे वो फ्रीली बात कर सकती हैं? वो मुझसे फ्रीली आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी मैं इवन के आउटडोर पेशेंट्स को भी ट्रीट करती हूँ। आउटडोर पेशेंट के जो बहुत ही एडिक्ट नहीं है लेकिन छोटे मोटे मसाइल के साथ वो मेरे साथ आ सकते हैं और अपनी थेरेपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, दो सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो पहला ये है कि नशे के आदी लोगों की तो हमने बात की, नो ऑफेंस टू द स्मोकर्स, लेकिन जो तंबाकू नोशी करते हैं क्या उनका भी इलाज किया जाता है? जी बिल्कुल, उनका भी इलाज बहुत कामयाबी से किया जाते हैं और आउटडोर बेस पे किया जाते हैं। उनको एडमिट होने की ज़रूरत? जी उनको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में उनका इलाज घर पे ही हम प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छा कामयाबी से किया जाता है। तो मेडिसिन के ज़रिए या काउंसलिंग होती है उनकी भी? मेडिसिन के ज़रिए हम करवाते हैं, तो मेडिसिन उसको घर पे ही प्रोवाइड कर देते हैं उनको, तो वो ईज़िली उनका इलाज हो जाता है। 2 से 3 हफ्ते में ईज़िली वो सिगरेट छोड़ सकते हैं? जी जी बिल्कुल ईज़िली छोड़ सकते अगर छोड़ना चाहे? अगर छोड़ना चाहे हो तो तब। तो रूटीन क्या होती है? ये तो चले एक स्मोकर्स की थी, जो बाकी ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं, पूरे दिन में क्या एक्टिविटी होती है? सुबह उठ के क्या करते हैं, मेडिसिन किस टाइम लेते हैं, खाना क्या करते हैं, ये ज़रा बता दीजिए आखिर में।
एक्चुअली यहाँ पे हमारा एक रूटीन है जो सुबह हम पेशेंट्स को उठाते हैं तो सबसे पहले तो फजर की नमाज़ पढ़ाई जाती है। उसके बाद नमाज हो जाए तो पेशेंट को 8 बजे नाश्ता करवाए जाते हैं। नाश्ते के बाद फिर डॉक्टर राउंड होते हैं, बीपी वगैरह पेशेंट का चेक हो जाते हैं, उनको मेडिकेशन दी जाती है। मेडिकेशन के बाद फिर हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट सेशंस होते हैं, आलिम दीन की क्लास होती है, दर्स वगैरह करवाए जाते हैं, उनको कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह वो करवाई जाती है। तो एक रूटीन सेटअप है जो चल रहा होता है। अशफाक साहब, कई ऐसे बेचारे होंगे जिनके पास अभी पैसे नहीं जमा हुए होंगे या अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, तो उनके लिए कोई डिस्काउंट वगैरह भी है? जी बिल्कुल, उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अगर कोई व्यूवर उर्दू पॉइंट की तरफ से आता है या कोई ऐसा बंदा जिनके पास पैसे ना हो तो वो हमारे पास आ सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, उनको हम 50% डिस्काउंट देंगे। चलें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है और अगर उर्दू पॉइंट की वीडियो देख के आ रहा है तो फिर चलें, ये एक सदका जारी है, इसमें हमें भी सवाब भी होगा कि हमारे तवज्जो से डिस्काउंट मिल रहा है और वो माशरे का हिस्सा बन। माशरे का हिस्सा बनेगा जी वो। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आ रही है कि अक्सर हमारे यहाँ छुपाया जाता है नशे के आदी लोगों को। पेरेंट्स भी बाज़ औक़ात छुपाते हैं, ज़ाहिर है माहौल ऐसा है, लेकिन बाज़ औक़ात पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। कैसे पता चलेगा? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या इंडिकेशंस हैं जिससे पता चले कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है? जी, उसके लिए मैं पेरेंट्स को एडवाइस ये करूँगा कि अगर आपको अपने बच्चे पे या अपने किसी प्यारे पे या किसी भाई बहन पे शक है तो किसी भी मुस्तनद लेबॉरेटरी से उनका ड्रग्स प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, हमारे साथ शेयर करें, हम उनको बेहतर गाइड करेंगे। यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे हमारे जितना माहौल है, उसके हिसाब से हम जितना बेहतर हो सके पेरेंट्स को गाइड करेंगे।